हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा आपको पता है एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है मिड टर्म के, और इसी महीने से कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम स्टार्ट भी होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, जो हमारी आई होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स थे और उनका क्या क्या फंक्शंस था। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा वो। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि आई के अंदर कौन कौन से जनरली डिफेक्ट मिलते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, और उनका करेक्शंस भी डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जनरली क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, पिछले चैप्टर के अंदर हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शंस दोनों ही पढ़े थे कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है, रिफ्रैक्शंस क्या होता है। पिछले चैप्टर के अंदर हमने रिफ्रैक्शंस को देखा था ग्लास स्लैब्स के अंदर। हमने क्या करा था, एक ग्लास की स्लैब्स ली थी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, और इसके अंदर हमने क्या कराया था कि लाइट के अंदर किस तरह से डेविएशंस आएगा, किस तरह से चेंजेस आएगा, वो हमने डिस्कस किया था। लाइट ऐसे आ रही थी, ये इंसिडेंट लाइटें थी, और यहाँ आने के बाद वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी, अंदर की तरफ को मुड़ गई थी। ये हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब के अंदर। अभी हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शंस कैसा होगा। तो प्रिज्म आपको पता है एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर क्या होता है, हमारा ग्लास की शेप होती है जो कैसी होगी, हमारी ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर होगी। ठीक, ये अब यहां पर अगर एक लाइट रे को पास कराएंगे तो क्या उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन सेम इसी तरह से होगा जैसे हमने ग्लास स्लैब के अंदर करा था, या फिर कुछ चीजें चेंजेस आएंगी। वही हम यहां पर देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली में होता क्या है। जब हम एक व्हाइट लाइट लेंगे, यहां पर मैंने क्या करा, टॉर्च रखी और टॉर्च से मैंने एक व्हाइट लाइट को पास कराया। ठीक है, और ये कहाँ जा रही है, इस ग्लास प्रिज्म के पास में। ग्लास के अंदर हमने पता है कि ये क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये तीनों के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ग्लास का बना होता है। तो जब ये लाइट रे, ये कौन सी हमारी इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया मैंने Q। ठीक, इंसिडेंट लाइट रे जब इस सरफेस पे टकराई कहाँ जाएगी, वही याद करो पिछला वाला फॉर्मूला। जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारी क्या है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल ड्रॉ कैसे करेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल, 90 डिग्री है एकदम, 90 डिग्री का ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको मैंने नाम दे दिया एन और एन डैश। तो लाइट रे अगर एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास कैसा है हमारा, डेंसर मीडियम, ये कैसा है हमारा, रेयर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे कहाँ जाती है, हमारी नॉर्मल की तरफ जाती है। तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी ना जा करके ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी, वो जाएगी थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ को, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई है। ठीक है, सीधी आनी चाहिए थी बट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई, क्योंकि रेयर से डेंसर में गई है। तो ये हमारी लाइट रे जो हमने PQ से डिनाइट की है, P और Q, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक, अब ये लाइट रे जो अंदर हमने लिया, ये ले लिया हमने, सपोज करो A और B। ठीक है, ये जो लाइट रे मैंने अंदर पास कराई है AB, ये कौन सी लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हुई है। तो यहां पर जो मैंने AB डिनोट किया है, ये क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये लाइट रे क्या करेगी, यहां से भी पार जाएगी। तो यहां क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहां पर भी क्या करने वाले हम, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सरफेस हमारी ये है और सरफेस के ऊपर 90 डिग्री ये होगा। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री मैंने ड्रॉ किया, ये M ले लेते हैं हम, और इसको M डैश ले लेते हैं। तो 90 डिग्री हमने लेने के बाद लाइट रे ऐसे गई है, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो क्या करेगी, ये लाइट रे जाना ऐसे चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधे जानी चाहिए, बड़ी सीधे तो जाएगी नहीं, इसके अंदर चेंजेस आएगा। अब चेंजेस कहाँ आएगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। तो हमने क्या देखा कि डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो लाइट रे का डायरेक्शन ये था, ये डायरेक्शन ना फॉलो करते हुए क्या जाएगी, वो दूर हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा और दूर हो गई। तो ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। अब लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो लाइट रे आई है, PQ था, AB हो गया, ये हमने ले लिया पॉइंट R और ये S। तो ये जो लाइट रे बाहर गई है RS वाली, ये हमारी लाइट रे, इसको क्या नाम देते हैं, एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर ये डायग्राम पूछा जाता है और वहां पर आपको लेबलिंग करनी होगी कौन सी रे कहां पर दी गई है। अभी पिछले साल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अभी हम वो बताएंगे कैसे वो पूछे गए थे क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं।
तो आपको याद रखना है ये लाइट रे कौन सी हमारी एमर्जेंट रे। अब जरा ध्यान से देखो, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा हमारा एंगल आई, जिसको हम क्या बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। तो एंगल आई हमारा ये हो गया, इसका क्या नाम हो गया इंसिडेंट एंगल। अब लाइट रे ऐसे चली गई है, ठीक है, नॉर्मल हमारा ये है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो बना रही है ये एंगल आर। तो ये एंगल जो मैंने आर दिखाया ये क्या है हमारा एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक। उसके बाद लाइट रे यहां से मुड़ गई। नॉर्मल क्या था हमारा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एमर्जेंट रे बना रही है एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ एमर्जेंस। यहां लिख देते हैं एंगल ई, क्या बोलेंगे इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब इधर देखो जरा, लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये वाला, ये जो मैंने फॉलो किया यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट रे का पाथ होना चाहिए था। लेकिन लाइट रे गई कहाँ, लाइट रे गई ऐसे, कितना ज़्यादा डेविएशन आया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, ऐसे जानी चाहिए थी बट आया ये। तो कितने एंगल का डेविएशन आया वो कहाँ से निकालेंगे हम, जो लाइट रे जा रही है इस एंगल, इस लाइट रे को मैंने यहाँ पर वर्चुअली ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लाइट रे की डायरेक्शन ये थी बट फॉलो किया ये। तो कितने एंगल का चेंजेस आया, कितने एंगल का डेविएशन आया, ये हो गया हमारा एंगल डी, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ लिख दो एंगल डी, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। इसी साल बोर्ड के अंदर पूछा गया था, रे डायग्राम ड्रॉ करना था और उसमें पूछा था कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है। तो एक बच्चा था जिसके 79 मार्क्स थे 80 में से, एक नंबर उसका वहीं कटा था क्योंकि उसने एंगल ऑफ डेविएशन गलत दिखा दिया था। ये एंगल ई वाले को एंगल ऑफ डेविएशन दिखा दिया था और इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस दिखा दिया था। तो छोटी छोटी गलतियां वो आपको नहीं करनी, आपको याद रखना है कि ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये वाला एंगल ऑफ एमर्जेंस होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। लाइट ऐसे आती है तो ये इस तरह से बिखर जाती है। अब हम देखेंगे कि लाइट क्या एक्चुअली में ऐसी फॉलो करती है पाथ को। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में होता है क्या है, जब भी एक वाइट लाइट रे ग्लास प्रिज्म से पास करेगी तो क्या पैटर्न फॉलो होगा, क्या वो एक्चुअली में उसी तरह से डाइवर्ट होगी या फिर कुछ और डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक वाइट लाइट रे का सोर्स ले लिया, सपोज करो टॉर्च ले ली और इसमें से वाइट लाइट रे पास हो रही है। तो ये होगा क्या, जैसे वो प्रिज्म्स के अंदर जाना स्टार्ट करेगी, रिफ्रैक्शंस होगा, तो ये क्या कर जाती है, 7 अलग अलग कलर की लाइट के अंदर स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, यानी कि डिस्पर्स हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है बिखर जाना। तो एक लाइट जिसका कलर था वाइट, वो 7 अलग अलग कलर की लाइट के अंदर बिखर गई, डिस्पर्जन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 6, एक और बना देते हैं, ये हो गया 7, इसी के बीच में मैंने बना दिया, ठीक है। तो किसके अंदर कर गई, वो बिखर गई 7 लाइट रे के अंदर। कुछ ज़्यादा डिवेट हो रही है, कुछ हमारी कम डिवेट हो रही है। अब एक्चुअली में होता क्या है, कुछ लाइट रे ज़्यादा डेविएट हो गई, यानी कि जैसी प्रिज्म के अंदर एंट्री करी उनमें डेविएशन ज़्यादा आ गया। ये इसके पीछे रीज़न होता है कि हर एक लाइट रे की एक पर्टिकुलर वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये 2 वर्ड हमने साउंड चैप्टर के अंदर पढ़े थे 9th क्लास के अंदर। कुछ अगर आपको याद आ रहा हो कि जहाँ पर हम वेव के बारे में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स, तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से वेव होती है, ठीक है। तो ये होती है वेव लेंथ, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेव लेंथ की, वेव लेंथ, ठीक। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है यानी कि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, ये हम पढ़ते हैं। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके अंदर कम डेविएशन आता है, जिसकी वेवलेंथ कम हो जाती है उसके अंदर ज़्यादा डेविएशन आता है। तो जिसके अंदर ज़्यादा डेविएशन आया है ये हमारी कौन सी लाइट रे होती है, वायलेट। तो वायलेट वाले के अंदर ज़्यादा डेविएशन इसलिए आया क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और जो सबसे कम डेविएशन आता है वो होती है हमारी रेड वाली लाइट। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ होती है वो थोड़ी क्या इन सबके कंपेयर में ज़्यादा होती है। ऊपर की तरफ को साइन बना दिया है। और जो सीक्वेंस होता है लाइट रे का, ये आपको याद रखना है, VI यानी कि इंडिगो, VIB यानी कि ब्लू, विबज्योर, ये आप याद रख सकते हो, G यानी कि ग्रीन, और Y यानी कि येलो, और O यानी कि ऑरेंज।
तो आप याद रख सकते हो ये सीक्वेंस VIB JYOR, ठीक है। उसके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। देखा होगा जितने भी हमारे डेंजर के सिग्नल होते हैं वो हमारे रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, ठीक है, लाल कलर के। उसके पीछे रीजंस क्या होता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, ये जल्दी से डिस्पर्स नहीं होता है। आपने देखा होगा रेड लाइट जो होती है वो हमारी गाड़ियों के पीछे भी लगा दी जाती है। अगर हम ब्रेक मारते हैं तो पीछे रेड लाइट जलती है ना। उसके पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि जो हमारा रेड कलर होता है वो काफ़ी दूर से, यानी कि अगर कोहरा भी है, धुंध हो रखी है, बहुत ज़्यादा स्मोक है, तो उसके अंदर भी वो रेड कलर डिस्पर्स नहीं होता, तो भी हमें दूर से दिख जाता है कि हमारे आगे कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि रेड कलर के जो भी हमारे सिग्नल होते हैं वो डेंजर वाले क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जल्दी से डिस्पर्स नहीं होता, जल्दी से बिखरता नहीं है, ठीक। इसके पीछे रीज़न वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। तो ये एक्चुअली में इस तरह का पाथ फॉलो होता है जब हमारी एक वाइट लाइट रे किस में से पास होगी, एक प्रिज्म में से पास होगी, तो वो 7 कलर के अंदर बिखर गई है, डिस्पर्जन हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये कहीं और भी अप्लाई होता है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि हम एक नेचुरल फिनोमिना देखते हैं जिसका नाम होता है हमारा रेनबो फॉर्मेशंस, इंद्रधनुष का बनना। ये देखा होगा बारिश के बाद कई बार हमें इंद्रधनुष का फॉर्मेशन दिख जाता है हमें आसमान के अंदर। ये एक्चुअली में बनता कब है, जब हमारी छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाती हैं और वो एज ए ग्लास प्रिज्म का वर्क करती हैं। जब सनलाइट रे उनके ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करेगी, लाइट को स्प्लिट करने का, बिखेरने का काम करती है। सपोज करो ये मैंने क्या करा, ये मैंने वाटर की ड्रॉपलेट्स ले ली, ठीक है, और वाटर की ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटी सी बूंद है ये, और ये किसकी तरह वर्क करने वाली है, प्रिज्म की तरह। यहाँ से आ रही है सनलाइट, ठीक, ये क्या है, हमारी वाइट लाइट रे है, यानी कि सनलाइट रे। जैसे इसके अंदर आई तो क्या होगा, ये एयर था, ये हमारा वाटर है यानी कि डेंसर मीडियम है, यहाँ पर क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। स्प्लिट कैसे कर जाएगी, ये 2 हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर जाएगी। 2 हिस्से मैंने इसलिए दिखा दिए, करेगी तो साथ में ही, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हमारा रेड वाला, ये हमारा वायलेट वाला है, इसलिए मैंने 2 दिखा दी मेन, इनके बीच में बाकी 5 कलर है। तो ये हमारा रेड वाला क्या करेगा, इसके फिर यहाँ टकराएगा, और वायलेट वाला भी यहाँ पर टकराएगा। एक्जैक्टली में हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले हुआ लाइट रे का रिफ्रैक्शन, ये पॉइंट कहाँ हुआ, रिफ्रैक्शन, ठीक। लाइट रे रेयर से डेंसर में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पर जो टकराई है, यहाँ से बाहर जानी चाहिए थी लाइट रे, क्योंकि डेंसर से रेयर में जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एक्चुअली में ये किस तरह से वर्क करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यानी कि जो हमारी लाइट रे थी वो वाटर की ड्रॉप के अंदर ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ, अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये लाइट रे यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो गई, ये हमारी निकल जाएंगी, ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा वायलेट हो गया। यहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर से हुआ रिफ्रैक्शंस, फिर क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पर पहला क्या हुआ, रिफ्रैक्शंस हुआ, साथ साथ में डिस्पर्जन भी हुआ, क्योंकि लाइट का बिखरना भी हुआ है यहाँ पर। तो जब रेनबो फॉर्मेशंस की बात आएगी कि रेनबो का फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो वहाँ पर 3 फिनोमेना होते हैं। पहला रिफ्रैक्शंस के साथ साथ डिस्पर्जन भी हो रहा है, दूसरा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी हो रहा है, जो बूंद के अंदर, ड्रॉप्स के अंदर ही क्या कर रही है, लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर वो क्या हो गई, स्प्लिट कर गई, बाहर निकल गई, यानी कि रिफ्रैक्शंस भी हो रहा है। ये नंबर 1 डिस्पर्जन, सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, थर्ड रिफ्रैक्शंस। तीनों फिनोमिना इंक्लूड होते हैं, तब हमारा क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशंस होता है। तो इसी तरह से ये जो एक ड्रॉपलेट्स ली है, बहुत सारी मल्टीपल होती है, मिलियंस के अंदर होती है, जब उनसे टकराएंगी सनलाइट रे एक ही पर्टिकुलर एंगल से, तो क्या करेगी, उसका हमें फॉर्मेशंस दिखेगी। चलो अब ये भी टॉपिक भी देख लेते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली में किस तरह से वर्क करता है या किस तरह से होता है, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या लिया, मीडियम ले लिया, नीचे ले लिया मैंने पानी, ठीक है, वाटर ले लिया मैंने यहाँ पर, और ऊपर हमारी है एयर, ठीक। अब मैंने क्या करा, टॉर्च ली, और टॉर्च को मैंने यहाँ रखा नीचे, ठीक। नीचे से रखने के बाद ऊपर की तरफ क्या रहा, तो मुझे पता है कि जो लाइट है ऊपर जा रही है, 90 डिग्री है, अगर एंगल बन रहा है तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर चली जाएगी। अब मैंने टॉर्च को क्या करा, थोड़ा सा इधर लेकर के आ गया, टॉर्च मैंने कहाँ करा, यहाँ रख दी, और टॉर्च को मैंने क्या करा, इसी एंगल पे, पॉइंट पे फॉल कराई। नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, ये नॉर्मल हो गया तो ये थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, ठीक। फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेकर के आता है टॉर्च को, यहाँ हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद रखना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैंने टॉर्च को थोड़ा सा और ऊपर रखा, ऊपर रखने के बाद मैंने क्या देखा
कि ये जो लाइट रे ऊपर जानी चाहिए थी, नॉर्मल के साथ और ज़्यादा क्या करेगी, झुकनी चाहिए थी, तो ये क्या करती है, ऊपर ना जा करके ये सीधी इसी लाइट को फॉलो करती चली जाती है। यानी कि यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और लेकर के आऊँगा, क्यों, क्योंकि ये लाइटें जा रही है डेंसर से रेयर में, नॉर्मल से और अवे होगी। अगर एक्चुअल में देखूंगा तो एक्चुअल में ये पाथ होना चाहिए था, बट बहुत छोटा एंगल था। अब इसके अंदर इतना ज़्यादा झुकाव आ गया कि वो लाइटें क्या गई, सीधी की सीधी सरफेस के साथ चली गई है। ठीक, उसके बाद मैंने टॉर्च को थोड़ा सा और ऊपर रखा यहाँ पर। अब क्या करेगी, ये भी पॉइंट पे मैंने क्या करा, इसी पॉइंट पर टकराया, तो ये रिफ्रैक्शंस नहीं फॉलो करेगी। यहाँ पर होता है रिफ्लेक्शंस, यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शंस। तो जैसे ही मैं टॉर्च को ऊपर लेकर के आ रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने देखा कि वो लाइटें रिफ्रैक्शंस करना बंद हो गया, ना ही रिफ्रैक्शंस हुआ ना ही रिफ्लेक्शंस हुआ, वो लाइटें सीधी चली गई। तो जिस एंगल पे मैंने तो टॉर्च रखी है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, याद रखना, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस एंगल पर लाइट रे ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना ही रिफ्रैक्ट हो रही है, वो सीधी सरफेस के प्लेन में चली जाएगी। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से कम रखूंगा इंसिडेंट लाइट रे, मैंने ऊपर की तरफ रखा, थोड़ा सा भी ऊपर रखा, तो वहां पर रिफ्रैक्शंस नहीं होता, लाइट रे ऊपर नहीं आती, वो लाइट रे पानी के अंदर ही रहेगी, रिफ्लेक्शंस होगा, वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शंस। तो जैसे ही कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर आएगी, टकराएगी, तो वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शंस होता है। इसी को हम पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। होना चाहिए रिफ्रैक्शंस, बट हो रहा है रिफ्लेक्शंस, क्योंकि वहां पर एंगल हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम है। तो यहाँ पर भी जो ये एंगल बन रहा था इस सरफेस पे नॉर्मल के साथ में, ये नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से कम था, इसीलिए यहाँ पर लाइट रे बाहर नहीं गई। यहाँ पर क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। लाइट रे ड्रॉप के अंदर ही थी और ड्रॉप के अंदर ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो रिफ्रैक्ट कर गई है। ठीक है, तो ये तीन फिनोमेना आपको याद रखने रेनबो फॉर्मेशंस के अंदर। पहला डिस्पर्जन, सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड थर्ड इज द रिफ्रैक्शंस। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी हलवाई की दुकान पे गए होगे और उसके सामने बहुत बड़ी कढ़ाई रखी है जिसमें वो समोसे तल रहा है और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकल रहा है, क्योंकि तेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के बाद क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप उस कढ़ाई के पीछे की तरफ देखते हो, धुआं निकल रहा है, तो क्या होता है कि हमें जो स्क्रीन दिखती है या जो भी हमें पर्सन दिख रहा है, वो हमें हिलता हुआ, डुलता हुआ, वेव की फॉर्म में नजर आता है, ब्लर नजर आता है। या कहीं मैंने आग जला दी और आग जलाने के बाद अगर मैं उसके पीछे की तरफ को देखूंगा, तो भी वो जो स्क्रीन है वो मुझे हिलती हुई नजर आएगी, चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो उसके पीछे मुझे क्या नजर आता है, वो वेव की फॉर्म में नजर आता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शंस हुआ है, किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हमारी एयर है उसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है, वहाँ पर चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, तो उससे पहले जो हमारी एयर है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एयर है। सपोज करो यहाँ पर मैंने कोल्ड एयर बना दी, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो उसकी एयर कैसी होगी, काफ़ी ज़्यादा हॉट होगी, यानी कि वहाँ पर डेंसिटी कम हो सकती है। यहाँ पर कोल्ड एयर है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। उसके बियॉन्ड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होगी, कोल्ड होगी। तो वहाँ पर डेंसिटी क्या कर रही है, वेराई कर रही है। जब डेंसिटी वेराई करती है तो जो एक लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी उसके अंदर चेंजेस आता है। हो सकता है कि ये कोल्ड एयर है, डेंसिटी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ को डिविएट कर जाए, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ को डिविएट कर जाए। यहाँ पर डेंसिटी कम थी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, एयर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा वेपर की फॉर्म में थे, यहाँ पर हो सकता है ये थोड़ा सा इस तरह से मोशंस फॉलो करे। और जो हमारी एयर है बाद में वो भी कोल्ड है, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हो सकता है इसके पाथ में थोड़ा सा चेंजेस आए। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है वो लाइट रे से जब टकराती है तो उसका भी रास्ता यानी कि उसका भी पाथ चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। और वो होता है किस लिए, वो होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर वो फिक्स नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए थे किसके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के। कुछ हमारा नेचुरल फिनोमेना जो हम जनरली पढ़ते हैं और जो पेपर में पूछे जाते हैं। दो एग्जाम्पल है हमारे, एक पहली एप्लीकेशन से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का टिमटिमाना। रात के अंदर हम देखते हैं तो जब तारे होते हैं, स्टार्स हैं,
वो हमें क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, कभी इधर नजर आ रहे हैं, कभी इधर नजर आ रहे हैं, कभी इधर। एक्चुअल पाथ उनका पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल में है कहाँ वो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो मंदे यानी कि जो डिम टिमटिमा, जो डिम है स्टार्स, है ना, जिनकी लाइट जो तेज होते हैं वो तो हमें देखेंगे कि हाँ बिल्कुल इनका फिक्स पोजीशन है, बट जो हमारे जिनकी लाइट कम होती है वो हमें नजर आते हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन हमारा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। रीजंस क्या लिखोगे, क्योंकि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं, और जैसे जैसे उनकी लाइट्स हमारी, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का कोर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर है। तो यह हमारा कोई स्टार्स हो गया, और स्टार्स की जो लाइट आ रही है कहाँ, अर्थ की तरफ को, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो टकराएंगे उससे, और उसको क्या करा देंगे, थोड़ा सा उसका पाथ चेंज करा देंगे, थोड़ा सा डेविएशन हो गया, सपोज करो मैंने ऐसे करा, हल्का सा डेविएशन हो गया ऐसे करके, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, मान लो मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पर, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइटें आ रही है इस डायरेक्शन से, तो स्टार्स यहाँ पर है, बट वो मुझे नजर कहाँ आएगा, मुझे नजर आएगा यहाँ पर स्टार्स, तो उसकी एक्चुअल पोजीशन से मुझे वो अलग नजर आ रहा है, ठीक। कभी वो थोड़ा सा कम हवा चली यानी कि कम डेंसिटी हुई तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा कम डेविएशन आए, तो हो सकता है कि वो मुझे थोड़ा सा पहले नजर आए। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जितना लाइट डेविएट करेगी उस हिसाब से उसकी पोजीशन, उसकी प्लेस भी चेंज करती रहती है, जिसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का टिमटिमाना। उसके पीछे रीजंस क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं अगला, एडवांस सनराइज और सनसेट। अगर हम बात करें सनराइज की या सनसेट की, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एडवांस। अब यहाँ पर देखो जरा, एडवांस सनराइज एंड सनसेट, यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारी होराइजन, ये अर्थ है, और अर्थ का जो सरफेस है उसको हमने क्या ले लिया, लेवल में होराइजन ले लिया। अगर हमारा सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, ये है सन की एक्चुअल पोजीशन, उसकी सनलाइट ऐसे गई एटमॉस्फेयर के, जैसी एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शंस होगा, वो थोड़ा सा मुड़ गई, यहाँ पर नॉर्मल ये था, नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई है क्योंकि डेंसर में जा रही है, यहाँ वैक्यूम था, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गई, और यहाँ पर है ऑब्जर्वर, कोई भी है, तो जो ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि सन की लोकेशंस यहाँ है, उसको अपीयर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, बट हमारा सन होराइजन से बियॉन्ड जा चुका है, नीचे जा चुका है, नहीं दिखना था बट फिर भी वो दिख रहा है। अगर हम बात करें सनराइज की, तो सनराइज के टाइम पर भी सन होराइजन से आने से पहले हमें दिख जाता है। अगर हम बात करें सनसेट की, यानी कि होराइजन्स को बियॉन्ड यानी कि क्रॉस करने के बाद भी सन हमें 2 मिनट तक दिखता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा 2 मिनट का गैप आता है, सन राइज होने से 2 मिनट पहले हमें दिख जाएगा, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अगर सनसेट कर रहा है, सनसेट हो चुका है, सपोज करो सनसेट की कंडीशन है, सनसेट हो चुका है, उसकी जो लाइट है यहाँ पर आ रही है और हमें अपीयर हो रहा है सन यहाँ पर है, बट वो सन होराइजन के बियॉन्ड जा चुका है, तो ये हमें क्या देख रहा है कि सनराइज हो या सनसेट हो, दोनों कंडीशंस के अंदर हमें ये पहले हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की ये एप्लीकेशंस थी, दोनों में से कोई सी भी एक जनरली पेपर में पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में होता है क्या स्कैटरिंग का मीनिंग। अब सपोज करो एक हमने वाटर की ड्रॉपलेट्स ले ली, छोटी सी बूंद है हमारे पास, ठीक है, और मैंने उसको एक सरफेस के ऊपर गिरा दिया। जैसे मैं उसको सरफेस के ऊपर गिराऊंगा तो क्या होगा, वो एक छोटी सी बूंद बहुत छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बिखर जाएगी चारों तरफ। यही होता है कि एक छोटी सी ड्रॉप्स अगर किसी पार्टिकल से, किसी मैटर से टकराएगी तो वो बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर बिखर जाएगी चारों तरफ। इसी तरह से क्या होता है, लाइट भी किसकी फॉर्म में आती है, लाइट भी पैकेट की फॉर्म में आती है। तो अगर वो किसी मैटर के साथ टकराती है तो वो लाइट भी क्या करती है, चारों तरफ हर डायरेक्शंस के अंदर बिखर जाती है छोटी छोटी लाइट एनर्जी के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट का किसी मैटर के पार्टिकल के साथ टकराना और चारों डायरेक्शंस के अंदर बिखर जाना, यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस बाय द पार्टिकल्स, जो बिखेर रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्कैटर, एंड दैट इज नॉन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है ना, ये 2 वर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। डिस्पर्जन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, एक व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर के अंदर फैल जाना। लेकिन स्कैटरिंग की बात करेंगे, यहाँ पर हम 7 कलर के अंदर नहीं फैला रहे, लाइट को ही फैला रहे। अब वो लाइट के अंदर पॉसिबल है कि किस पार्टिकल्स के साथ वो टकरा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर कलर भी अलग हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो लाइट कलर किसी भी पर्टिकुलर कलर की स्प्लिट, किसी भी पर्टिकुलर कलर की लाइट में स्प्लिट ना हो, वो डिपेंड करेगा कि किस मैटर से वो टकरा रहा है। अभी हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस के अंदर। अब यहाँ पर देखो, व्हेन लाइट पास थ्रू द
कोलोइडल सॉल्यूशंस, ये 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन तुमने पढ़े होंगे। यहाँ पर अगर हम लेते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सॉल्यूशंस यानी कि जैसे मैंने पानी लिया उसके अंदर नमक घोल दिया, दोनों के पार्टिकल का साइज सेम होता है और मैंने यहाँ पर क्या करा, एक लाइट को पास कराया। ठीक, तो लाइट को जैसे मैं पास कराऊंगा लाइट एकदम सीधी की सीधी चली जाएगी, कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होगा किसके अंदर, वाइट लाइट रे में और इसके पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन ये कैसा हमारा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस। कैसा ये, होमोजीनियस। अगर मैं यहां पर लूं हेट्रोजीनियस, कैसा ले लिया मैंने, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर भी हमने दो पढ़े थे, एक कोलोइडल पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था, सस्पेंशन वाला। सपोज करो मैंने यहां पर कोलोइडल ले लिया, ठीक है, मैंने पानी लिया और पानी के अंदर इंक डाल दी जो हमारे पेन के अंदर होती है, या फिर मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, वो हमारा कोलोइडल बन जाएगा, या फिर मैंने कोई साबुन वाबुन ऐड कर दिया, ठीक है, वो हमारा कोलोइडल का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सपोज करो उसमें से मैंने क्या करा, लाइट को पास कराया। लाइट को जैसे मैं पास कराऊंगा यहाँ पर मैंने लाइट पास कराई है, तो यहाँ पर क्या देखता हूँ कि जो कोलोइडल के अंदर पार्टिकल्स थे वो थोड़े से बड़े होते हैं, इनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब लाइट रे कोलोइडल के पार्टिकल से टकराती है तो ये स्प्लिट हो जाती है, यानी कि बिखरती है सभी डायरेक्शंस के अंदर, और हमें क्या दिखता है, यहाँ पर लाइट का पाथ हमें दिखता है कि लाइट किस जगह से जा रही है, कहाँ पर उसकी डायरेक्शन से वो हमें दिखाई देती है। अगर लाइट की डायरेक्शंस दिख रही है हमें, किसकी वजह से दिख रही है, वो कोलोइडल के पार्टिकल्स की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अगर एक बंद कमरा है और डायरेक्ट बिल्कुल हमारा कैसा, वो अंधेरा एकदम, और छोटे से होल में से अगर लाइट रे आ रही है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रे जैसी पार्टिकल से टकराएगी जो हमारे रूम के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो लाइट के पाथ को विजिबल बनाएंगे, जिसको हमने क्या बोला, टिंडल इफेक्ट। ऐसी जंगलों में होता है, जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंस है और वो लाइट रे सन के जो पेड़ है, पेड़ की पत्तियों से छन छन के आ रही है, तो वो भी क्या करती है, उसको विजिबल बनाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा टिंडल इफेक्ट का। तो जनरली टिंडल इफेक्ट पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर का, एग्जैक्टली में है क्या, तो टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ही एप्लीकेशन है। एक नेचुरल एप्लीकेशन और होती है जिसको हम बोलते हैं कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। अगर हम देखें दिन की बात करें तो दिन में हमारा जो आसमान का कलर है, स्काई का कलर है, वो कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, अब सपोज करो ये हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर हो गया, सॉरी अर्थ की क्रस्ट हो गई, और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। ऊपर से सनलाइट आ रही है, यहाँ सन हो गया, और ये सनलाइट कहाँ पर टकरा रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टकरा रही है। अगर उसकी डायरेक्शंस के अंदर चेंजेस आ रहा है, जिसको हमने क्या बोला था, रिफ्रैक्शंस, याद रखना तीनों वर्ड के अंदर डिफरेंस। अगर उसकी डायरेक्शंस के अंदर चेंजेस आ रहा है, वो थोड़ा सा कर्व कर रही है, रिफ्रैक्शंस। अगर वो सातों कलर के अंदर बिखर जा रही है, तो हमने बोला था डिस्पर्जन। यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कैटरिंग की। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के अंदर होते हैं, ठीक है, इसीलिए एयर को हम हेट्रोजीनियस कंसीडर करते हैं। तो जब हेट्रोजीनियस से वो लाइट रे टकराएगी, तो इसके अंदर क्या थी, हमारी 7 डिफरेंट कलर की लाइट थी। क्या थी, 7 डिफरेंट कलर की लाइट है यहाँ पर, ठीक, और सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, रेड की अलग है, वॉयलेट की अलग है, ब्लू की अलग है, ऑरेंज की अलग है, सबकी अलग अलग है। और जब वो लाइट रे हमारी पार्टिकल से टकराती हैं, तो सबसे आसानी से, सबसे इजीली जो वायलेट वाली है वो हमारी स्प्लिट हो जाती है, बाकी 7 स्प्लिट नहीं हो पाती। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वायलेट वाले की सबसे वेवलेंथ कम होती है, तो वो आसानी से, जैसे कोई छोटा सा पार्टिकल से लाइट रे यहाँ टकराई और टकराने के बाद लाइट रे बिखरेगी, तो वो अलग कौन सी हो गई, अलग हो गई हमारी वायलेट वाली। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, कम है, आसानी से ये स्प्लिट हो जाती है, और बाकी लाइट रे स्प्लिट नहीं होती क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। तो आसमान का कलर ब्लू क्यों दिखता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सनसेट के टाइम पर, यानी कि जब हमारा सनसेट का टाइम होता है, तो वहाँ पर स्काई का कलर रेड कलर का दिखता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पर लाइट रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब सपोज दोपहर हो रही है, तो सनलाइट हमारी ऊपर से नीचे आएगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दोपहर इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ से आने में उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ज़्यादा पार्टिकल से टकराएगी, और ज़्यादा पार्टिकल से टकराने के बाद क्या होता है, लाइट रे जो हमारी रेड वाली है वो डिस्पर्स हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, वो
अलग हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो वहाँ पर स्कैटरिंग रेड कलर की होती है, तो वहाँ पर हमारा कलर कैसा होता है, रेड कलर दिखाई देता है सनसेट के टाइम पर और सनराइज के टाइम पर। तो उसके पीछे आप रीज़न क्या लिखोगे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर नई वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम सभी बच्चों के डाउट सेशंस को लेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू बच्चों।